India's best learning app. एनडीटी एनडीटी क्या होता है? एनडीटी नियोनेंटल। तो एनडीटी में क्या होने लगा कि एनडीटी यानी नियोनेंटल डिटर्मिनेशन टेस्ट में क्या होने लगा, इसको समझ लीजिए आप। इसमें हम लोग एमनियोसिस के जरिए ये पता करने का कोशिश करने लगे कि जो ऑफस्प्रिंग है यूट्रस के अंदर, जो फोइटस है, वो मेल है कि फीमेल है। अब ये जब पता चलने लगा कि वो मेल है कि फीमेल है, तो फिर जा करके उसको एबॉर्ट करने लगे, यानी नॉर्मल फोइटस इज बीइंग आल्सो एबॉर्टेड। क्यों एबॉर्ट करने लगे? बिकॉज इट इज फीमेल। तो इसको हम लोग क्या कह दिया? इसको कहने लगे फीमेल फोइटिसाइटिस। भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया कि यू हैव टू मेक इट द ऑफेंस एज ए जुडिशियल ऑफेंस के रूप में एनडीटी को रख दिया गया। यानी अब कोई भी रेडियोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर इस एनडीटी को करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी। तो ये बात हो गई एक हमारा नियोनेंटल डिटर्मिनेशन टेस्ट से रिलेटेड। बच्चों अब हम लोग आगे बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडीज की। तो आज आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ चुकी हैं जिनको कि खास करके सेक्सुअली ट्रांसमिट की जा रही है। आज इसकी चर्चा करेंगे कि दोज डिजीजेस विच इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैले, इसको हम लोग एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। या फिर इसको हम लोग विसरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा कि वेनरल डिजीज हो, वीडियस हो या एसटीडीज हो, दोनों का बात एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, वेनरल डिजीज। या फिर कभी कभी इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा इस तीनों टर्म को याद रखना होगा, एसटीडीज, वीडीएस और आरटीआई। तो ये बात हो गई। अब ये एसटीडीज को हम कई कैटेगरीज में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फेक्टिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि कई बार एसटीडीज इज काउज्ड बाय द बैक्टीरियाज, आइदर बाय द प्रोटोजोअन्स और बाय द फंगल। तो ये फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, प्रोटोजोअल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअन हो या फंगल हो, अगर एक हेडिंग के तहत रखेंगे तो इनको हम लोग कहेंगे एसटीडीज या वीडीएस या आरटीआई। आप इस तीनों में से कोई एक टर्म से इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर डायग्नोसिस करने के लिए जब हम उनका टेस्ट करेंगे, उनका पैथोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, तो उस वक्त हमको पता चल जाएगा इज इट वायरल इन्फेक्शन और इट इज प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या किस तरह का इन्फेक्शन है, व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन, दैट मस्ट बी आइडेंटिफाई आफ्टर द पैथोलॉजिकल डिटर्मिनेशन और बाय देयर सिस्टमिक डायग्नोसिस। सिस्टमेटिक डायग्नोसिस का मतलब हो गया उसके सिम्टम्स के आधार पे, उसके सिम्टम्स को पढ़ करके, उसके साइन और सिम्टम्स के आधार पे उसका डायग्नोसिस करेंगे या फिर उसका पैथोलॉजिकली टेस्ट करेंगे। तो कल्चर मेथड से हम लोग इसको जांच कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्वाब पे थोड़ा सा जो जेनाइटल एरिया है वहां से थोड़ा सा पस ले लिया या वहां से लिक्विड ले लिया और उसका फर्दर ऑन जो है कल्चर मेथड से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भाई ये किस तरह का इन्फेक्शन है। तो एसटीडीज, जो काउज ऑफ द एसटीडीज जो है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या है, कैसे ये एसटीडीज फैलता है। इसको समझना होगा कि चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या कोई भी हो, ये क्यों होता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सेक्सुअल एविजिंग, यानी कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का होना, या फिर
इन्फेक्शन का वाइड स्पेक्ट्रम पे स्प्रेड होना। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये सभी अलग अलग कारणों से होता है। जैसे हम लोग एक बात करेंगे, क्या क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस क्या है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो ह्यूमन में होता है, और इसके लिए जो रिस्पांसिबल बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो है यह ह्यूमन जेनिटल एरियाज को इन्फेक्टेड करता है। साथ ही साथ इसका इन्फेक्शन थोड़ी बहुत हमारे आंख पे भी विजिट होता है। दूसरा है गनोरिया। गनोरिया जो है यह ट्रांसमिट होता है बाय द सेक्सुअल ट्रैक्ट, बाय द ओरल ट्रैक, बाय द एनल ट्रैक। और गनोरिया के लिए जो रिस्पांसिबल बैक्टीरिया है उसका नाम है आपका क्या? बैक्टीरियम निसेरिया। तो ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं इनके। अब हम लोग बात करेंगे कि एसटीडीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज कैन बी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के कारण होता है। तो अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल सेक्स पार्टनर जैसे टर्म्स को अवॉइड करना, यानी कि अननोन लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन ना रखें, मल्टीपल सेक्स रिलेशन ना रखें, तो इससे बचा सकता है। साथ ही साथ कि यूज करना है कॉन्डम्स को ड्यूरिंग द क्वाइटिस। साथ ही साथ कि अगर आपको कोई भी केस कोई भी डाउट हो कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह का आपके अंदर एबनॉर्मेलिटीज है, तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट टू द क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड डॉक्टर कहने का मतलब हो गया कि आज के डेट में हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मित्रों से, अपने सीनियर से, अपने कंसर्न में बहुत सारे लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि कोई सलाह नहीं लेनी है, बल्कि इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाकर इसका ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोसिस कराना है, ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस कराना है डिजीज का, फिर उसका ट्रीटमेंट लेना है, और जो भी प्रिकॉशंस और जो भी बातें वहाँ कही जाती है उसको समझना है, उसको फॉलो करना है। तो ये हम लोगों को कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि हम लोगों को फॉलो करना होगा। इसी के साथ आइए हम लोग अब नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है इनफर्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी? तो आप तो इस टर्म से वाकिफ होंगे। इनफर्टिलिटी का अर्थ होता है कि इनेबल या इनेबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता का नहीं होना या उसका लॉस हो जाना, यानी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता का समाप्त हो जाना, या माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन की वजह से उसका होना ही नहीं, ये इनफर्टिलिटी कहलाता है। और इस इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। और इस कारणों से फर्दर ऑन हम लोग रूबरू होंगे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या समाधान है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग यही कहेंगे कि इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ फीमेल्स टू अटेन अ चाइल्ड। एक चाइल्ड को अटेन करने का मतलब they haven't the ability to conceive a child, तो इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द इंडिया आर इनफर्टाइल, उनके अंदर संतान को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। अब ये क्षमता क्यों नहीं है इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, बस यहाँ से हम लोग इनफर्टिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से इनफर्टिलिटी का मतलब हम लोग यही समझेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द इंडिया आर इनफर्टाइल। वो इनफर्टाइल क्यों है वो बाद में बात करेंगे। द रीजन्स कुड नॉट बी मेनी, द रीजन्स कुड बी मेनी। कौन से रीजन हो सकते हैं? फिजिकल रीजन हो सकते हैं, शारीरिक असक्षमता, शरीर में कोई तरह की कमी हो, कॉन्जेटल हो सकता है, कॉन्जेटल रूप से कोई भी जो जन्मजात बीमारियों के रूप में ये हो सकता है, किसी ड्रग के कारण उनके अंदर, किसी दवा के कारण उनके अंदर ये इनफर्टिलिटी आ गई हो, इम्यूनोलॉजिकली यानी कि उनका इम्यून सिस्टम उनके अंदर जो है सस्टेन नहीं करने देता हो, और साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं। तो फिजिकल हो, कॉन्जाइटल डिजीजेस की वजह से हो, ड्रग्स की वजह से हो, इम्यूनोलॉजिकल रीजन से हो, फिजियोलॉजिकल रीजन से हो, किसी रीजन से अगर वह संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो ये इनफर्टिलिटी के टर्म को डिफाइन कर रहा है। यहां तक में किन्हीं को कोई परेशानी है तो बोलिए, लिख के भेजिए। अगर किन्हीं को कोई परेशानी है, किसी वर्ड को समझने में दिक्कत हो रही है या किसी टर्म को समझने में दिक्कत हो रहा है
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑल तरह के फर्टिलिटी सिम्टम्स या फिर किसी भी तरह की कोई भी जो सिम्टम्स यहाँ आते हैं उस सिम्टम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास कई सारे टेक्निक्स हैं और इन टेक्नोलॉजीज को हम लोगों ने नाम दिया ART में हम लोग क्या करते हैं कि ऑल फर्टिलिटी सिम्टम्स जिसमें स्पर्म और एग्स को हैंडल किया जाता है। अब जैसे सपोज करो कि किसी में नील स्पर्म का केस है, किसी मेल में के सीमेन में स्पर्म की मात्रा नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम लोग किस दायरे में करेंगे? ART के दायरे में करेंगे। ओवम के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो ART के दायरे में उसका ट्रीटमेंट करेंगे और इस तरह के जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोग ART टर्म से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से एक पहला टर्म लिखेंगे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब देखिए जो इस ART में हमारे जो टेक्निक्स हैं जिनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन लिखेंगे बच्चे हमारे। पहला हो जाएगा IVF, नंबर 1 में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF लिख लिया। दूसरे में लिखेंगे ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट ZIFT, Z फॉर ज़ायगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फेलोपियन, T फॉर ट्रांसफर। तो जिफ्ट लिख लिए ना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट लिखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, AI लिख लिए, हो गया। अब चलिए अब सबको डील करते हैं। सबसे पहले IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों का जो मेल या फीमेल हैं, मान लो कोई फीमेल है, उनके बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, किसी कारण से नहीं हो पा रही है। अब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, किसी कारण से उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि स्पर्म और ओवम को बाहर फर्टिलाइज कराएंगे और उस जाइगोट को उनके बॉडी के अंदर डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे? उनके बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो अब इसमें देखिए कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट इन सिमिलर कंडीशन। जैसा कि बॉडी के अंदर होता है उसी तरह से हम फर्टिलाइजेशन करेंगे आउटसाइड द बॉडी। और इसी को हम लोगों ने क्या कहा? इसी को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों? टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? इस प्रोसेस में हम लोग इन दिस टेक्निक ओवा फ्रॉम द वाइफ यानी जो डोनर होगी और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या जो डोनर होगा उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट ये लैब में हम लोग करते हैं और जाइगोट बना के और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इन द यूट्रस ऑफ अ सेम फीमेल या किसी और फीमेल में। तो जब उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी में, अगर मान लीजिए डिफरेंट फीमेल में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोसेस कहलाएगी सेरोगेसी। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? सेरोगेसी। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे पॉइंट को हम लोग कहेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दैट इज द जिफ्ट, ZIFT। अब जिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह ही इम्ब्रियो
इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एम्ब्रियो यानी कि जाइगोट को ट्रांसफर कर देंगे। तो जिफ्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीडर, ठीक है, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह है और एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है सो समझ लीजिए। इसमें समझ लीजिए कि द डिफरेंस इज द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो है यह ट्रांसफर होगा कहाँ, इनटू द फैलोपियन ट्यूब इंस्टेड ऑफ द यूट्रस। पहले प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग यूट्रस के अंदर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें यूट्रस में नहीं करके फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। इससे क्या होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट। अब इसमें क्या होगा, एज द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द ट्यूब्स, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबल ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, ट्यूबल ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट, ठीक है, ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि ये क्या हो गया, टेट हो गया। ये क्या हो गया, टेट। तो यहां से हम लोग समझ गए, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं, ICSI क्या हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन जो है ये आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्म रिलेटेड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स यानी कि नील स्पर्म के केस को ठीक करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नील स्पर्म के केस को ठीक करते हैं, यानी कि स्पर्म की कमी हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रोसेस को यूज करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, ICSI इस प्रोसेस को यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन फेज में, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेज में हम लोग सिंगल स्पर्म को भेज देंगे कहाँ पे, तो मैच्योर्ड एग के पास, वो भी कैसे, बाय इंजेक्शन। कैसे, बाय इंजेक्शन। द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इनटू द वीमेन यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैच्योर्ड एग में एक स्पर्म, मैच्योर्ड स्पर्म को सेलेक्ट करके और उसको डायरेक्ट इस कंडीशन में भेजेंगे कि सिंगल ओवम ही जाए और फर्टिलाइज्ड हो जाए, और फर्टिलाइज्ड होकर के जो है वहां पे संतान की उत्पत्ति की पॉसिबिलिटीज बनाए। अब इसको आप चाहे तो डायरेक्ट आप यूट्रस के अंदर फिक्स कर सकते हैं या जिफ्ट की तरह आप फैलोपियन ट्यूब में फिक्स कर सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप इसको जिफ्ट करें या IVF करें, ठीक है। तो आप इसको समझ गए। ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है यह मेथड यानी कि जो हमारा ICSI है, इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग नील स्पर्म के केस में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब यानी कि जिफ्ट। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग करेंगे क्या कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, एक डोनर से हम लोग एक ओवम को कलेक्ट किया इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक फीमेल से ओवम को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, दूसरे में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जिफ्ट में मल्टीपल एग कलेक्शन कर सकते हैं फ्रॉम द ओवरीज, और उसको जो है थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी कैथरेटर में यूज करेंगे और इस तरह से विद द स्पर्म टू बी यूज्ड।
ताकि उसका स्पर्म के साथ इस्तेमाल किया जा सके और उसका फर्दर ऑन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो। यानी कि यह गैमीट ट्रांसफर मेथड जो है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब यानी जिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ओवम ट्रांसफर कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, ओवम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ओवम ले लिया, स्पर्म ले लिया और दोनों को आपस में मिला दिया और सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा यानी लेप्रोस्कोपी यानी कि जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा एक छोटा सा पॉइंट इंजेक्ट करेंगे और उस पॉइंट इंजेक्शन पे स्पर्म और ओवम को दोनों को कहाँ, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि गैमीट ट्रांसफर करते हैं। इसमें गैमीट ट्रांसफर में क्या होगा कि एक हेल्दी वीमेन से एक ओवम कलेक्ट किया, मेल से जो डोनर मेल है उससे स्पर्म कलेक्ट किया और दोनों को जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा बेहोश कर एक फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इसको इंजेक्ट कर देंगे और वहां से इनके फर्दर ऑन संतान प्राप्ति की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो ये हो गया। पांचवा हमारा है आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, जिसको AI बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन प्रोसेस यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। इसमें इनएबिलिटी होती है, मेल पार्टनर जो है ना वो इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं, फीमेल में इंसेमिनेट नहीं कर पाते और इंसेमिनेट करते भी हैं तो लो स्पर्म काउंट है यानी बहुत कम स्पर्म की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन करना होगा। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि सीमेन को कलेक्ट करते हैं या तो स्पर्म हस्बैंड से या फिर किसी और हेल्दी डोनर से जो कि सक्षम हो देने में, और लेकर के उसको हम लोग यूज कर लेते हैं और यूज करके उससे जो है सो फीमेल ओवम फीमेल के वेजना तक पहुंचा देते हैं और वहां से उसका फर्दर ऑन यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि वहां से फिर जाइगोट बनने की नॉर्मल प्रक्रिया शुरू होगी। तो बच्चों ये हमारा कुछ 5 तरह के इस मेथड्स को पढ़े। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था और इतनी ही बातों की चर्चा करनी थी। आइए कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की जिसके बारे में हम लोग 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं। वो है टाइप ऑफ द ट्विंस। स्नेहा, ये आपकी टॉपिक, आपने ये टॉपिक को उठाया था कि ट्विंस किसको कहते हैं। तो देखिए ट्विंस जो हैं ये दो तरह, ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, यानी 2 संतानों का या 2 से ज्यादा संतानों का जब जन्म हो तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विंस। अब इस ट्विंस को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस और दूसरे को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। इन दोनों ट्विंस में क्या डिफरेंस है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस कहने का मतलब हो गया कि फ्रेटर्नल ट्विंस तब बनते हैं जब 2 अलग अलग एग्स अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो। यानी देखिए यहां बात को समझिएगा, एक बार में एक ओवरी से एक ही एक ओवम रिलीज होता है। किसी कारण से यदि किसी फीमेल में एक साथ 2 ओवम रिलीज हो गए अलग अलग ओवरी से और दोनों फर्टिलाइज्ड हो गए, दोनों के फर्टिलाइज्ड होने से 2 ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होगा और ये दोनों ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो ऐसे ट्विंस को हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या हेट्रो आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब ऐसे ट्विंस जो हैं इसमें जो 2 फोइटस बनेंगे, ईच हैव सेपरेट प्लेसेंटा, इनके अलग अपने प्लेसेंटा होंगे, इस एक कंबाइंड प्लेसेंटा से नहीं डेवलप करेंगे। इनर मेम्ब्रेन भी अलग होंगे द एमनियोन, और आउटर मेम्ब्रेन जो कैरियोन है वो भी अलग होगा। वो आपस में देखने में आइडेंटिकल नहीं होंगे और हो सकता है कि वो सेम सेक्स के हों, यानी दोनों मेल हों या दोनों फीमेल हो, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। इससे हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो सेम है या डिफरेंट है। तो ये तो हो गई बात हमारे फ्रेटर्नल ट्विंस की। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस, मेमोरी ग्लैंड और फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्योंकि India's best learning app.